We started with reflection, फिर हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने जो फिनोमेना पढ़े कुछ बेसिक फिनोमेना थे, डिस्पर्जन और स्कैटरिंग पढ़ा, वो भी ऑलमोस्ट रिफ्रैक्शन पे ही बेस्ड है. Then we recently studied interference of light, diffraction of light पढ़ रहे थे हम. ये सारे जो फिनोमेना है ना, जितने भी अभी तक हमने पढ़े, these can be shown by longitudinal waves as well as transverse waves. ठीक है, आपको पता है कि waves जो है दो तरह की होती है, longitudinal and transverse. तो ये जो फिनोमेना है, these are shown by transverse as well as longitudinal waves. ट्रांसवर्स वेव्स भी और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी, ये सब फिनोमेना शो करते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन. लेकिन एक फिनोमेना जो आज हम पढ़ने वाले हैं, पोलराइजेशन. पोलराइजेशन इज शोन बाय ट्रांसवर्स वेव्स. पोलराइजेशन जो है वो सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स की ही प्रॉपर्टी है. साउंड कैन नॉट बी पोलराइज्ड. साउंड बीइंग ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैन नॉट बी पोलराइज्ड. या साउंड बीइंग ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव does not show polarization. ठीक है, लाइट ट्रांसवर्स वेव है, लाइट शोज पोलराइजेशन. पोलराइजेशन ऑफ लाइट हमारा टॉपिक डिटेल में ये है. पोलराइजेशन ऑफ लाइट. पोलराइजेशन साउंड का होता ही नहीं है. डिफ्रैक्शन इज शोन बाय साउंड आल्सो. इंटरफेरेंस साउंड का भी होता है. बीट्स पढ़ते हैं हम, म्यूजिकल बीट्स की बात करते हैं, 11 में पढ़ा आपने, दैट इज बेस्ड ऑन इंटरफेरेंस ऑफ साउंड. रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन को हमने पढ़ लिया वेव फ्रंट के बेसिस पे. पोलराइजेशन जो है वो सिर्फ ट्रांसवर्स वेव की ही प्रॉपर्टी है. बेटा जो लाइट है, लाइट बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है. So we say this light is an electromagnetic wave. So light is an electromagnetic wave. What is the property of an electromagnetic wave? Electromagnetic wave जो है किसी accelerated charge के कारण बनती है. Electromagnetic waves हमने पढ़ा पहले. जब भी कोई oscillating charge particle होगा तो electromagnetic waves produce करता है. इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें, जो ऑलरेडी हमने ईएम वेव्स पढ़ा था पहले, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ट्रांसवर्स होती हैं. दे कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स. याद होगा आपको, इस तरह से रिप्रेजेंट किया था. ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन अलोंग वाई एक्सिस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन अलोंग जेड एक्सिस हो रहा है, मैंने नाम नहीं दिया वाई जेड, इट कैन बी एक्स, इट कैन बी वाई. ठीक है, but only thing is these two are mutually perpendicular to each other. ठीक है, ये वाली रिप्रेजेंटेशन आपने पहले देखी. ये है E, right? E here, this is for B. बेटा जब इस तरह के कंपोनेंट होंगे लाइट में या किसी भी वेव में, इस लाइट को जिसमें दोनों कंपोनेंट्स होंगे, अभी पोलराइजेशन को डिफाइन नहीं किया, इस लाइट को थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में ये वेव्स पढ़ रहे हैं. लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इट कंटेन्स, या ऐसे लिखते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ साइनोसाइडल variation of
E and B. Sinusoidal variation of electric and magnetic field vectors. दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं एंड जो वेव की प्रोपगेशन होती है वो दोनों के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक along y axis, magnetic along z axis, but the propagation of wave takes place along x axis. That is why we say कि electromagnetic waves are transverse in nature. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स वेव होती है। साइनोसाइडल वेरिएशन मतलब साइन वेव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इक्वेशन आपको याद होगी, E इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, या ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, फेज डिफरेंस भी कंसीडर करते हैं बेसिकली। तो B इक्वल टू B नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसमें आपको ये भी बताया था कि E बाय B या E नॉट बाय B नॉट, C होता है स्पीड ऑफ लाइट। ये जो वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स दोनों हैं, दिस इज कॉल्ड एज अनपोलराइज्ड वेव। दिस इज कॉल्ड एज अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट वो होती है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स दोनों होंगे। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक भी जोड़े, दो कंपोनेंट्स हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऐसे हो सकते हैं। इफ इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक है, अदरवाइज कोई और कंपोनेंट हो सकता है। तो ये बोलेंगे कि जो ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट इज अनपोलराइज्ड। क्या मतलब हुआ? अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब है इट कंटेन्स बोथ द कंपोनेंट्स। अब रिप्रेजेंटेशन देखो बेटा, उन कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये वाला रिप्रेजेंटेशन हमने वेव में यूज किया, लेकिन अभी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कंपोनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो एक तो इस तरह के कंपोनेंट होंगे, जिनको डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। These components are in the plane, ठीक है? जैसे ये y एक्सिस है, it is in the plane of the board, but z एक्सिस यहाँ है क्या? Z एक्सिस एक्चुअली यहाँ है, perpendicular to the board। तो ये जो डबल साइडेड डबल हेडेड एरोज हैं, ये इन द प्लेन है, चाहे E हो चाहे B हो। और दूसरा जो कंपोनेंट है ना, जो z एक्सिस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन देखो तो यहाँ डॉट से करते हैं, that is represented by the dots। ये अनपोलराइज्ड लाइट की रिप्रेजेंटेशन है। क्या होगा इस अनपोलराइज्ड लाइट में? दोनों कंपोनेंट्स होंगे, जो इन द प्लेन है वो भी, रिप्रेजेंटेशन अलग है इससे, और जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है वो सिंपली याद रखो, जो डॉट है दैट इज लाइक दिस, और जो एरो है, ये एरो वाले कंपोनेंट्स इनवर्ड आउटवर्ड, z एक्सिस देखो इधर है, तो ये अगर बाहर है ना तो ये अंदर की तरफ होगा ऐसे, और y एक्सिस ऊपर है तो नीचे भी है, ये ऊपर नीचे। ये डबल हेडेड एरोज जो हैं, these components are in the plane, or these dots are perpendicular to the plane। This is unpolarized light। पोलराइज करने का मतलब है इनमें से किसी एक कंपोनेंट को एलिमिनेट कर देना। पोलराइजेशन करने का मतलब है आउट ऑफ दीज either of the components, either perpendicular वाला, ये डॉट वाला, या डबल साइडेड एरो। ये तो रिप्रेजेंटेशन है, किसी एक को एलिमिनेट करना, एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है? जैसे हम यूज करते हैं पोलराइज्ड सनग्लासेस। वो पोलराइज्ड सनग्लास क्या करता है? टेक्निकली इट इज डूइंग पोलराइजेशन, it is decreasing the glare, it is decreasing the intensity of sunlight। तो हमारी आंख तक जो लाइट पहुंची उसका ग्लेयर कम करेगा, so that the eyes remain safe। That is why we use polarized glasses। या polarized glasses जो है, जो व्हीकल्स है उनके फ्रंट शील्ड जो है वो भी polarized ग्लास होता है, हाई एंड व्हीकल्स में होता है।
so that during night जब सामने से कोई गाड़ी आ रही है and intense beam होती है, कई बार बिल्कुल ऐसे दिखता ही नहीं है, आंखें बंद हो जाती है, तो अगर पोलराइड सन ग्लास को उसमें ग्लास लगा होगा तो वो बहुत सारे कंपोनेंट्स को, मेजर कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। कितना एब्जॉर्ब कराना है कितना नहीं, दैट कैन बी डिजाइन। 50% एब्जॉर्प्शन करानी है या 75% करानी है, उसको डिजाइन किया जाता है। बट ये पोलराइजर, जिसे हम पोलराइड ग्लास बोल रहे हैं, वो पोलराइजर है। और ये पोलराइजर दो तरह के होते हैं, एक तो नेचुरल, जैसे कोई देयर आर सर्टेन क्रिस्टल्स इन नेचर जो पोलराइजेशन करते हैं, या फिर आर्टिफिशियल पोलराइजर बनाया जा सकता है। जैसे जो हमारे पोलराइड ग्लासेस हैं, इनमें हम आर्टिफिशियल पोलराइजर बनाते हैं। देयर इज ए कंपाउंड कॉल्ड एज क्यूरीन आइडोसल्फेट। This is used in the polarized sunglasses. This is a polarizer. ठीक है, ये एक कंपाउंड बनाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ये आर्टिफिशियल पोलराइजर है। नेचुरल पोलराइजर क्या होता है, ये पोलराइजेशन क्या होता है, पहले उसकी बात करते हैं। There is a crystal, natural crystal है, इसे बोलते हैं टोरमेलाइन क्रिस्टल। ये क्रिस्टल एक नेचुरल पोलराइजर है। नेचुरल पोलराइजर, ठीक है। अब ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं, उसके बाद पोलराइजेशन को डिफाइन करेंगे। मान लो बेटा ये क्रिस्टल रखा, This crystal is T1, ठीक है। एक और रखना है, इसलिए पहले T1 को, और हम एलो करते हैं इस क्रिस्टल के ऊपर ऑर्डिनरी लाइट को। ऑर्डिनरी लाइट फॉल्स ऑन दिस क्रिस्टल। ऑर्डिनरी लाइट है तो रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखना, इट कंटेन्स बोथ द कंपोनेंट्स। बेटा आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, सॉलिड स्टेट्स में देयर इज एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल, इसे बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। पोलराइजेशन क्या होता है वो समझना आगे। ये जो क्रिस्टल है हमारा, इस क्रिस्टल के थ्रू वही लाइट, मतलब वेव मींस डिस्टरबेंस, मींस सम काइंड ऑफ वाइब्रेशंस, सम काइंड ऑफ एनर्जी। ये क्रिस्टल सिर्फ उन्हीं वाइब्रेशंस को अलाउ करता है टू पास थ्रू इट जो इसकी एक्सिस के पैरेलल है। अदर कंपोनेंट्स आर अब्सॉर्ब्ड। तो जो यहां बाहर लाइट आएगी, इट विल हैव ओनली दोज कंपोनेंट्स जो इस एक्सिस के पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स होते हैं व्हिच आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द क्रिस्टल। The other components are absorbed. This phenomenon is polarization. And इसी एक्सपेरिमेंट को अगर हम एक और क्रिस्टल, सिमिलर क्रिस्टल इसके पैरेलल रखें, so what should happen after passing through it? ये तो उन्हीं कंपोनेंट्स को अलाउ करता है जो इसके एक्सिस के पैरेलल है। So ये तो पहले ही पैरेलल वाले कंपोनेंट्स अलाउ हुए थे, तो नथिंग हैपेंस, द सेम लाइट कम्स आउट। यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा लाइट की इंटेंसिटी में आफ्टर पासिंग थ्रू दिस सेकंड क्रिस्टल T2। ये फिनोमेना है पोलराइजेशन। दिस हैज डन सम पोलराइजेशन, इट हैज एब्सॉर्ब्ड सर्टेन कंपोनेंट्स। तो ये जो फिनोमेना है, अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे पोलराइजेशन को?
लाइट की वाइब्रेशंस को किसी एक प्लेन में रिस्ट्रिक्ट कर दिया इन्होंने, ठीक है। वो परपेंडिकुलर वाले जो कंपोनेंट्स थे दे आर एब्जॉर्ब्ड, सो दिस फिनोमेना ऑफ restricting the light vibrations in a particular plane. लाइट वाइब्रेशंस को एक पर्टिकुलर प्लेन में रिस्ट्रिक्ट करने का जो फिनोमेना है उसे पोलराइजेशन, ठीक है। सो दिस कंपोनेंट दिस क्रिस्टल T1 हैज एब्जॉर्ब्ड द कंपोनेंट्स जो इसके एक्सिस के पैरेलल नहीं है। यहाँ तो दो ही तरह के थे, जो पैरेलल नहीं है वो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एब्जॉर्ब हो गए। एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये जो पहला वाला क्रिस्टल है इसको पोलराइजर बोलते हैं, और जो दूसरा क्रिस्टल है दिस इज कॉल्ड एज एनालाइजर। इसकी हेल्प से हम एनालाइज कर रहे हैं कि पोलराइजेशन हो भी रही है, ये कैसे एनालाइज करते हैं। देखो एक्सपेरिमेंट हम क्या करते हैं बेटा, ये जो सेकेंड वाला क्रिस्टल है पहले तो इसके पैरेलल रखा है तो हमें कोई चेंज फील नहीं होती, बट स्लोली हम इसको टर्न करते हैं और टर्न करने में देखिए यहाँ लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। बेसिकली दिस डिक्रीजेस इंटेंसिटी। पोलराइजेशन में जब लाइट वाइब्रेशन एक पर्टिकुलर प्लेन में रिस्ट्रिक्ट हो गई तो मतलब आधे कंपोनेंट्स गए ही नहीं आगे, तो अगर इसकी इंटेंसिटी आई है तो इसकी I/2 होगी, लेकिन जितनी यहाँ इंटेंसिटी है उतनी यहाँ रहेगी क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। ये ट्रांसवर्स वेव है, जैसे ऐसे समझो कि वेव एक्चुअली ऐसे होती है, तो ये दोनों अगर पैरेलल हैं जस्ट लाइक विंडोज है, हमने एक रोप को टाई कर दिया है, ठीक है। दो विंडोज हैं, एक दीवार उधर है, एक बीच में दो ओपनिंग्स हैं, सो वी गिव अ जर्क, तो वो वेव ऐसे ट्रांसफर होती है, उसी को बोलते हैं ना ट्रांसवर्स वेव। लाइट भी ऐसे ट्रांसफर होती है, सिर्फ हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। इसको टर्न करते करते इफ आई मेक इट लाइक, आपने दोबारा से बनानी पड़ेगी डायग्राम लाइक दिस, so what will you expect here? क्योंकि अब एक्सिस ऐसे हो गई, ये कंपोनेंट तो परपेंडिकुलर है, सो नो लाइट। ये है पोलराइजेशन, इट्स द फिनोमेना ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द लाइट वाइब्रेशंस इन ए पर्टिकुलर प्लेन। तो अगर यही रोप थी, आगे वाली विंडो ही ऐसी हो गई, तो उसके थ्रू अब आगे वेव का प्रोपगेशन नहीं होगा। दोबारा से बनाना है डायग्राम। पोलराइजेशन से वो क्या रहा है फ्रॉम ए कॉमन मैन्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये तो टेक्निकली पढ़ लिया, कंपोनेंट्स हैं, एब्जॉर्ब हो गए एंड रिस्ट्रिक्ट हो गए एक पर्टिकुलर प्लेन में, इंटेंसिटी कम हो रही है। पोलराइजेशन से ग्लेयर कम हो रहा है, ब्राइटनेस कम हो रही है, राइट। और जैसे अभी ये जो पोलराइजर है तो दोनों ही पोलराइजर, सिर्फ एक को हम पोलराइजर और दूसरे को एनालाइजर बोल रहे हैं क्योंकि दूसरे की हेल्प से हम एनालाइज कर रहे हैं। ये एक है और ये दूसरा। सपोज अभी मैं 0 और 90 वाला केस नहीं ले रहा, जनरल बात। सपोज ये पोलराइजर है और ये एनालाइजर, इसके ऊपर लाइट फॉल करी, फिर यहां से बाहर निकली। अगर इन दोनों के बीच में मतलब इन दोनों की जो एक्सिस है, इन एक्सिस के बीच में एंगल है थीटा, तो यहां से जो लाइट आएगी उस लाइट की इंटेंसिटी इसके साथ कैसे रिलेटेड होगी, जो यहां से लाइट आई है उसके साथ कैसे होगी। जैसे अभी पहले तो I0 के ही बराबर था,
जब दोनों पैरेलल हैं, और जब दोनों परपेंडिकुलर हो गए आई हो गए 0। बट अगर ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, तो ये आई इस आई नॉट से कैसे रिलेटेड है, उसे हम एक्सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए लॉ इन पोलराइजेशन, इट्स कॉल्ड एज मेलस लॉ। लॉ ऑफ मेलस भी बोलते हैं। It says कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है थ्रू ए पोलराइजर is I equal to I naught cos square theta. What is I naught? It is intensity of light through polarizer, which is T1, and theta is the angle between the axis of polarizer and analyzer. थीटा क्या है? इन दोनों की एक्सिस के बीच का एंगल है। ठीक है, you can see from the figure. We have a very simple proof of it. पहले देख लो, उसके बाद नोट करना। ये स्टेटमेंट है। बेटा अगर लाइट जो यहाँ फॉल कर रही है, उसका एम्पलीट्यूड A है। If A is the amplitude of light, falling on T1, then I0 जो होगा वो A स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। We say that I0 is equal to A square. That this is equation 1. अगर जो यहाँ लाइट फॉल कर रही है उसका एम्पलीट्यूड A है, तो जो लाइट यहाँ फॉल करेगी उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? See, angle between them is theta. If it is A, this will be A cos theta नहीं होगा। नोट करो पहले यहाँ तक। Component of A along T2 is A cos theta. तो उससे जो इंटेंसिटी आएगी, therefore intensity through T2 is directly proportional to A cos theta square, which means I equal to K A square cos square theta. और ये देखो K A square तो हमारा I0 है, so I equal to I0 cos square theta. ठीक है, I equals to I0 cos square theta, मतलब जो सेकेंड वाला क्रिस्टल है उसमें से जो लाइट आएगी उसकी इंटेंसिटी डिपेंड करेगी दोनों के बीच में एंगल कितना है। ठीक है, और देखो एंगल कैसे चेंज करके हम इंटेंसिटी को चेंज करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। जैसे अगर थीटा 0 होगा, 30 होगा, 45 होगा, या थीटा 60 होगा, 90 होगा। 90 वाला केस तो देख लिया, फिर से देख लिया। व्हाट विल बी आई? बेटा अगर थीटा 0 है तो cos थीटा हो गया 1, तो cos स्क्वायर थीटा भी 1 ही हुआ, सो आई इज इक्वल टू I0। यहाँ पर बेटा cos थीटा कितना हो जाएगा? cos थीटा इज √3/2, तो cos स्क्वायर थीटा लिखना 3/4 I0 स्क्वायर कर रहा हूं मैं। cos थीटा कितना बना? √3/2। यहाँ आपका cos थीटा होगा 1/√2, सो I will be equal to half of I0। यहाँ आपका cos थीटा होगा 1/2, तो I कितना हो जाएगा? 1/4, और यहाँ तो 0 ही है, तो I will be equal to 0। अगर आप इसको मैथमेटिकली समझो ना, दिस इज 100%। मतलब अगर दोनों क्रिस्टल एक दूसरे के पैरेलल हैं तो 100% लाइट भी कम होगी।
अगर उनके बीच में एंगल 30 डिग्री कर दिया, 75, 45, तो धीरे धीरे देखो इंटेंसिटी कम होती जा रही है और ये 0%। मैंने तो कुछ वैल्यूज ही ली, हम अकॉर्डिंगली एज पर द रिक्वायरमेंट कितनी लाइट हमें चाहिए हम इस एंगल को चेंज करके। अगर इंटेंसिटी और थीटा के बीच में ग्राफ बनाना है, लाइक दिस, 0 पे मैक्सिमम, 90 पे 0, cos स्क्वायर थीटा का ग्राफ। एक क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, ये कर लोगे ना? बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है पहले से, सोच के करना। लेकिन अगर एक क्रिस्टल है, इसमें से लाइट जो निकल रही है उसकी इंटेंसिटी है I, राइट? इसके आगे एक और क्रिस्टल है, और इस क्रिस्टल को रखा है उसके परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियसली यहां से कुछ नहीं आएगा आगे, ठीक है? वही केस क्यों डिस्कस कर रहे थे दोबारा, यहाँ तो 0। बट अगर मैं यहां बीच में एक और क्रिस्टल रख दूं, सेम टाइप का एक और क्रिस्टल रख दूं जो इसके साथ 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ऑब्वियसली जो इसके साथ 45 पे होगा वो इसके साथ भी 45 पे ही है, क्योंकि ये दोनों तो आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो अगर ये इसके साथ 45 बनाएगा तो इसके साथ भी 45 ही बनाएगा। तो अब बताओ जो यहाँ से लाइट आएगी, इसको I0 बोल देता हूँ, जो यहाँ से लाइट आएगी इसकी इंटेंसिटी इस I0 का कौन सा फैक्टर होगी? बस यही क्वेश्चन करना है। इसको हटा देता हूं ना, दोबारा से सुन लो, इसको हटा देता हूं तो I will be equal to 0। इसको मतलब एक और क्वेश्चन रखने से यहाँ कुछ ना कुछ आ जाएगा, तो इसके एब्सेंस में नहीं था बट इसकी प्रेजेंस में कुछ होगा यहाँ, वो इस I0 के साथ कैसे रिलेटेड होगा सॉल्व करके बता दूंगा। I0 बेटा एक क्रिस्टल के ऊपर जब लाइट फॉल करेगी वो तो उसकी इंटेंसिटी को पहले ही आधा कर देगा, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, गिवन होगा ये चीज, हाफ कर दिया। फिर इसमें से जो लाइट आई मान लो उसकी इंटेंसिटी है I1, इट इज इक्वल टू I0 by 2 into cos square 45, so it will be equal to I0 by 4। और ये जो होगी it will be equal to जितनी यहाँ फॉल कर दी है होगी I1 into cos square 45 अगेन, I1 कितना है I0 by 4, cos square 45 1/2 होता है। आप यहीं से I0 स्टार्ट करके करना, I0 by 4 आ जाएगा, ठीक है? ईच क्रिस्टल जब उसके ऊपर अनपोलराइज्ड लाइट फॉल करेगी इट विल डू 50% पोलराइजेशन, ठीक है? इसके ऊपर अनपोलराइज्ड लाइट फॉल करेगी तो ये एक ही कंपोनेंट इसमें से पास होगा जो इसके एक्सिस के पैरेलल है। जब एक कंपोनेंट ही पास हुआ तो इसका मतलब आधी हो गई इंटेंसिटी। फिर ये इसके साथ 45 पे था तो इससे जो इंटेंसिटी आएगी मेलस लॉ के अकॉर्डिंगली जो भी इसकी इंटेंसिटी है मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर थीटा, थीटा इज 45। फिर यहां से cos स्क्वायर 45 अगेन, लेकिन I1 का, ठीक है? इतना करो, बाकी हम कल कैसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पोलराइजेशन इज ओवर, इंटरफेरेंस जितना ज्यादा है डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन उतने कम, बट अभी एक दिन और पढ़ेंगे पोलराइजेशन सैटरडे।